पास पेपर 8 ओपन कर लीजिए। कौन सा कल जो क्वेश्चन क्लास में किया था? बेटा वो पास पेपर 8 था ना, एक और एक पास पेपर 9 था। 8 मैंने कहा ओपन करें। ये शोर कैसा है क्लास में? बाहर से पेज की एक साइड पे क्वेश्चन 13 कॉपी करवा दो मुझे और दूसरी साइड पे क्वेश्चन 14 कॉपी करवा दो। एक पेज पे करके ले आओ, किसी बुक से कर लो, ये मेरे पास पड़ी है। किसी बच्चे से करो, मैं ये पढ़ाऊंगा कुछ ज़्यादा मैं आपको। एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे राइजल ने आपको उस्ताद लगाया हुआ है और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब मैं क्लास में हूँ तो आप खामोशी से मेरी बात सुने। यार एंड से किसी ले लो, यहाँ पे खड़े रहो के दरमियान में। एंड से भाई बुक दे दो, एक जल्दी बुक दे दो, कोई 1 मिनट कॉपी करवानी है मेरे लिए, 2 सवाल बस, बुक बता के मुझे ना उठानी पड़े। एसी एक आधा बंद करवा दें जी, एक आधा एसी बंद करवा दें, बच्चे बीमार पड़ जाएंगे ऐसे। ओके, पास पेपर 8 ओपन करें पहले। सेकंड रो में है बेटा, सेकंड रो जगह बना दें। ये साहब किसी मैनेजमेंट बंदे को कह दें, ये साहब नवे बंदे ने आज, आप किसी को मैसेज कर दें 1-2 एसी बंद करवा दें, वो हैंड वाला बंद करवा दें। बीमार ही ना बह जान बच्चे, पढ़ा के थक जाओ, एंड पे बीमार हो जाते हैं, बड़ा गुस्सा आता है। A summary of revenues and expenses of AB Enterprises, important क्वेश्चन है। मैंने आपके सामने लिखा हुआ है पास पेपर 14 ड्रम वाला सवाल आफ्टर डिस्कशन होमवर्क में, और वो सवाल 2 अटेम्प्ट पहले का सवाल है, 2-3 अटेम्प्ट पहले का, बहुत रिसेंट सवाल है। और वो सवाल पूरे का पूरा एक छोटे से कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है, जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 8 में था। और ये क्वेश्चन नंबर 8 आया था 2013 में। जाहिर सी बात है, जब आपको 2019 वाला सवाल होमवर्क में दिया जा रहा है, तो 2019 वाले सवाल से पहले 2013 का सवाल 6 साल पहले आया था। तो जब जिन बच्चों की 2019 की अटैम्प्ट नहीं हुई थी, पहली बार 2019 में गए होंगे, उससे पहले पास पेपर 8 करवाया जाता होगा उनको, ऐसे ही होमवर्क देकर, फिर अगले दिन डिस्कस करके, और वहाँ पे एक पॉइंट की मदद से पूरा सवाल बन जाए आगे। तो ऐसी बातों को अहमियत दिया करें प्लीज़। मैंने आपको काफ़ी दफ़ा ये बात समझाई है कि पूरा पैकेज कंप्लीट जो होता है वो क्लास वर्क, होमवर्क और टेस्ट से होता है। पॉसिबल ही नहीं होता शायद हमारे लिए कि हम हर एक चीज़ को क्लास में डिस्कस भी कर जाएं। तो फिर साथ इसी तरह से इस रिस्क को कवर कर रहे होते हैं कि वो कुछ चीज़ें हम क्लास में ज़्यादा करवा दी, इक्का दुक्का चीज़ें होमवर्क में आ गई, कुछ जो रह गई वो टेस्ट में आ गई। ठीक है, कितने बच्चों को लगता है टर्म टेस्ट पास हो जाएगा? ओके, 50-50 वाले पास ही होते हैं, हाथ खड़ा करें। उम्मीद है पास हो जाएंगे, 50-50 है, पास हो जाएंगे। कितने बच्चों ने टेस्ट दिया था? ओके, ये जो नहीं टेस्ट दिया ये बैठे क्यों हैं क्लास में? तुमने टेस्ट क्यों नहीं दिया? जी चलें, क्वेश्चन पढ़ते हैं। भाई आ ही गए हो तो वो जरा ऊपर 1-2 एसी बंद कर दो, कोई अपनी मर्जी से 2 बटन ऑफ कर दो, बच्चे ठिठर रहे हैं तकरीबन। चलो ठीक हो गया, बस बेहतर हो जाएगा। सारे नहीं बंद करने वरना फिर मुझे पसीना आ जाए, बस 2। ओके, समरी ऑफ रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस ऑफ AB de Villiers for the year ended 30 जून 13 is given below. सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, भाई ये भी एंटरप्राइजेज है। सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, सेलिंग एडमिन, नेट इनकम बिफोर टैक्स, इनकम टैक्स, नेट इनकम। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है? प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 13।
प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 13। लो जी यहीं पे असल में ना मैंने सवाल शुरू किया था डिस्कस करना वैसे ही, तो वैसे ही मैंने कैश फ्लो बनाई और फिर वैसे ही सारा सवाल वो सॉल्व भी कर दिया। तो जब वो हो गया तो मैंने कहा चलो अब इसको घर पे दोबारा कर लेना। जिनको समझ नहीं आई थी, जिनको समझ आ गई थी उनको भी नोट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। इस पूरे इनकम स्टेटमेंट के डाटा में से हमारे मतलब की चीज क्या है जी? नेट इनकम बिफोर टैक्स 212। कल एक रूल लिखवाया था कि हमारी कैश फ्लो का स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेकिन रिटेन्ड अर्निंग्स में हमेशा क्या आता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो फटाफट इसको तो लिख लें। पीबीटी 212 रुपीज इन थाउजेंड में चल रहे हैं। ओके चल, उसके बाद मैं मानता हूं इंटरेस्ट एक्सपेंस आपको हो। ये सवाल दूसरा है 11 का इंटरेस्ट सामने नजर आ गया है कि यार उसमें इनका इंटरेस्ट कुछ नहीं है। सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, सेलिंग एडमिन वगैरह ये तो हम वैसे ही इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो बस रह क्या गया कि 3 फिगर्स ही हमारे मतलब की आ रही हैं। 212 पीबीटी, फिर टैक्स अगर टैक्स का लेजर बनाना पड़ा तो, ठीक है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, आगे बढ़े। आगे वो कहता है, अच्छा देखें हमारा कैश फ्लो का फॉर्मेट, एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश आइटम। ठीक है, एंड पे नजर आ रहा है, ये थोड़ा बहुत आइडिया तो हो रहा है, डिस्कशन करेंगे तो समझ आती जाएगी बात। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, नीचे टैक्स पेड, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड। ठीक है, वो लेस 3 होते थे ना। ठीक है, डिविडेंड पेड। अगर ड्राइंग कह देगा तो इसको यूं काट देंगे पर्चे में और ड्राइंग लिख देंगे, बस इतना सा फर्क। ओके जी, चल भैया थोड़ी सी बात आज करेंगे कि यहाँ पर इंटरेस्ट को क्यों लेते हैं, यहाँ पे टैक्स को क्यों लेते हैं वगैरह वगैरह। थोड़ी सी बात उस पर भी पढ़ बहुत कुछ लिया आज हमने। ओके, और इत्तफाक ही था क्योंकि जो सवाल सोच के आया था बच्चों ने ये डिस्कशन शुरू की तो वो देर हो गई, तो वो सवाल फिर मैंने नहीं करवाया क्योंकि वो ज़रा लेंथी सवाल था, उसमें रेक्टिफिकेशन का भी इम्पैक्ट था, तो फिर वो कल पे चला गया। आज हमने फिर ये 2-3 सवाल कर दिए गुस्से में। ठीक है, आगे कहता है नेट चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल आइटम्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 13। पहली बात तो ये है हम इन सबको वर्किंग कैपिटल आइटम्स मानते ही नहीं। वैसे वर्किंग कैपिटल आइटम्स ही हैं, पर हमारे कैश फ्लो के फॉर्मेट में हम कैश को इधर नहीं जाने देते। वर्किंग वन में जाता था, ऐसे ही है। फिर आगे बढ़ो, डेटर्स, इन्वेंट्रीज, प्रीपेमेंट्स, एक्रूवल्स सब ठीक है। इनकम टैक्स इधर नहीं आने देते थे, लेजर बनाते थे। ठीक है, आगे बढ़ो, ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स, वो तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसका मतलब कैश पे और इनकम टैक्स पेबल पे स्टार लगा लिया होगा आपने। मेरी ये बात करते करते ही आपने स्टार लगा लिया होगा इन दोनों पे। ठीक है, सही हो गया ना? अच्छा, क्योंकि ये बाकी सब एक जगह के ही, एक ही ताली के चटे वटे हैं, लेकिन ये दो जो है एक लेजर में जाता है, एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की वर्किंग में जाता है, इसलिए हमने इनको जरा स्टार लगा दिया। अब सवाल में ना उसने नेट चेंजेस खुद बता दी थी, तो जिसको मैं जुगाड़ कह रहा था ना, असल में उसके पीछे लॉजिक है। ठीक है, थोड़ी सी लॉजिक सुने। मैंने आपसे कहा था ऐसे ही, अभी ये नहीं है यहाँ पे क्या है मुझे नहीं पता, चलो बल्कि क्या है वही लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या आ रहा है? कैश तो गया, कैश तो कहाँ गया? वर्किंग वन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की वर्किंग होती है, क्लोजिंग और ओपनिंग। ठीक है, तो वो तो वहां पे देखेंगे कि हमने इस कैश के साथ क्या करना है। कैश लिखा हुआ है ना सिर्फ, कैश के साथ वो देख लेंगे, अभी उसको साइड पे कर दे। ऐसे ही टैक्स के साथ हमने क्या करना है? टैक्स का लेजर बनाना है। तो असल में तो सीखने वाली बात सिर्फ टैक्स का लेजर ही था। बाहर टैक्स पेएबल भी उसने बताया है। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। तो ये दोनों को मैंने इसलिए स्टार लगा लिया कि इन्होंने तो इधर आना है, बाकी सब वर्किंग कैपिटल के आइटम्स हैं ना। अब क्या कहता है वो? ट्रेड रिसीवेबल्स नेट, अल्हम्दुलिल्लाह नेट हम तो लेते ही नेट थे। क्या हो रहे हैं? क्रेडिट। क्या हो रहे हैं? अब बिल्कुल वही जुगाड़ से सवाल हो जाना था
डेटर्स क्या हो रहे हैं? क्रेडिट। डेटर्स क्या हो रहे हैं? क्रेडिट। तो दूसरा इम्पैक्ट कैश को दे लो, कैश क्या हो रहा है? डेबिट। ठीक है, कितना? अब आपको टोटल निकालने की जरूरत नहीं थी, उसने निकाल के दिया था। लॉजिक क्या है, कभी सोचा आपने डेटर्स कम कैसे होते हैं? नॉर्म बताएं। डेटर कम होते हैं जब पैसे आते हैं, तो पैसे आने पॉजिटिव। बात समझे हो? ऐसे ही आगे बढ़ो, लॉजिक थी इसके पीछे। नेक्स्ट क्या है? इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज एसेट है। अच्छा देखो, डेबिट हो रही है क्रेडिट? डेबिट मतलब बढ़ रहे हैं, ठीक है। इन्वेंट्रीज डेबिट। दूसरा इम्पैक्ट कैश को, वैसे ही जरा सोचो, इन्वेंट्री बढ़ी है मतलब हमने खरीदी होगी, इन्वेंट्री खरीदी होगी तो कैश। इन्वेंट्री कम होती है तो क्रेडिट, कैश डेबिट। क्या मतलब? इन्वेंट्री बिकी होगी, कम होती है तो बिकी होगी, पैसे आए होंगे। तो इसके पीछे लॉजिक थी, पर उस लॉजिक को अब आज के बाद ही सोचना। बस सी लॉजिक है, लॉजिक बताई, लॉजिक और गई लॉजिक, ठीक है। अब हमारे पास बस वही वापस वही उसूल है कि वर्किंग कैपिटल में हमने देखना है, एसेट है तो बढ़ रहा है डेबिट, दूसरा इम्पैक्ट कैश को क्रेडिट। एसेट है कम हो रहा है क्रेडिट, दूसरा इम्पैक्ट कैश को डेबिट, और इसी तरह से लायबिलिटी के साथ, ठीक है। तो लॉजिक थी इसके पीछे। बहरहाल सवाल करें, कितना? 105 नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेमेंट्स हैं, ठीक है। प्रीपेड, अगर एक्सपेंस प्री पे हो जाए तो वो एसेट बन जाता है ना। प्रीपेड एक्सपेंस कम हो रहा है, डेबिट हो रहा है क्रेडिट, डेबिट हो रहा है क्रेडिट, तो दूसरा इम्पैक्ट कैश को डेबिट, पॉजिटिव आ जाएगा। कितना? 6 पॉजिटिव। तो इधर आ गया काम। चेक करो फिर, हम खाएंगे चेक करो उसका आदमी, बस यही काम होता है। गोलियां हैं। ओके, आपका ओके से ज्यादा हो गया, चलो कोई बात नहीं, खैर इतनी तुम लाइन में सीधी करने वाले मिस्त्री। ओके, नेक्स्ट, एक्रूड एक्सपेंसेस। एक्रूड, एक्रूअल का लफ्ज अगर एक्सपेंस के साथ है तो लायबिलिटी, अगर इनकम के साथ है तो रिसीवेबल, ठीक है। एक्सपेंस के साथ है तो पेएबल, इनकम के साथ है तो रिसीवेबल, ठीक है। तो एक्रूड एक्सपेंस है, पेएबल है, लायबिलिटी है जी। बढ़ रहा है, डेबिट हो रहा है क्रेडिट, डेबिट हो रहा है, तो एक्रूड एक्सपेंस डेबिट, तो कैश। बस अब लॉजिक को नहीं सोचना, बता दिया कि लॉजिक है, बस अपना काम अब चलाओ जी। 15 सवाल में कहीं इंटरेस्ट नजर आया? इंटरेस्ट वैसे नजर आया कहीं? मैं मिटा रहा हूँ इसलिए जगह काम है। आगे क्या है? ट्रेड पेएबल्स, क्रेडिटर्स को कहते हैं जी। क्रेडिटर्स डेबिट हो रहे हैं, क्रेडिट। अगर ट्रेड क्रेडिटर्स डेबिट है तो दूसरा इम्पैक्ट कैश को क्या कर दो? क्रेडिट। कितने से? 90, ठीक हो गया। चले, डेप्रीसिएशन की तो समझ आती है कि वो जब भी आएगी उसको हमने यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है, प्लस कर लेना है नॉन कैश आइटम में, ठीक है। तो कितनी नहीं, वो बाद में देखते हैं, अभी मैंने नहीं देखा उसको। बेटा ये यहाँ से सारे ब्लैक मार्कर उठा लें, 2 ब्लैक मार्कर्स ज़रा अच्छे से ले आए, ठीक है। ओके, वो लिख लेते हैं, मैंने सवाल में भी पढ़ा नहीं उसको, ठीक है। अच्छा, डेप्रीसिएशन तो नज़र आता है नॉन कैश, ठीक है। हमने कुछ एक चीज़ें यहाँ पे सिर्फ एडजस्ट की थी, याद हो तो हमने कहा था गेन ऑन डिस्पोजल है तो लॉस ऑन डिस्पोजल, लॉस या गेन ऑन डिस्पोजल, ऐसे किया था। ऐसे ही हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस को ऐड किया था, और इंटरेस्ट इनकम अगर हो या इन्वेस्टमेंट इनकम हो, मैंने कहा एक जैसा ही है, इसको हमने क्या किया था? लेस कर दिया था। इन्वेस्टमेंट इनकम भी ऐसे ही एक चीज एडिशनल थी। इन सब को हमने इधर नहीं आने दिया, फेस पर शो किया इनकी इनकम एक्सपेंस को, गेन लॉस डिस्पोजल का अलग शो किया, और कैश इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ले गए। इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस अलग फेस पे शो किया, इधर पड़े हुओं को निकाल निकाल के बाहर फेंका, निकलो यहां से,
निकलो यहां से, इधर ना चले जाना, इधर ना चले जाना, प्रीपेड में ना चले जाना, एक्रूड में ना चले जाना, ट्रेड अदर पेबल में ना चले जाना, रिसीवेबल में चले जाना, निकलो बाहर यहां से, अलग से फेस पे नजर आओ। तुम डिविडेंड हो, तुम इंटरेस्ट हो, तुम टैक्स हो, चलो टैक्स को तो छोड़ो। क्यों हम इन गेन लॉस ऑन डिस्पोजल को और इन इंटरेस्ट इनकम और एक्सपेंस को अलग करते हैं, इनमें नहीं जाने देते? थोड़ी सी बात की भी थी, सारे ब्लैक मार्कर उठा लें वैसे फजूल में पड़े जी। क्यों जी? इनकम और एक्सपेंसेस, तो इसमें भी तो इनकम एक्सपेंसेस पड़े होते हैं। डेटर्स में सेल जाती हैं, वो तो इनकम है। नहीं बात सुनो, सेल में भी तो क्रेडिट नेचर की सेल्स पड़ी हैं। डेटर्स की एंट्री तो बनती है ऐसे, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। ये तो जवाब नहीं है कि इसमें नॉन कैश तो यहाँ भी है। जब यहाँ पे बाकी सारे कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं तो वो भी हो ही जाने से निकालने की क्या जरूरत पड़ी? हमारा एसेट और लायबिलिटी में से कैसे नहीं है? अगर आपने इंटरेस्ट पे करना है बैंक को तो आपकी लायबिलिटी कैसे नहीं है? अगर आपने इंटरेस्ट रिसीव करना है, रिसीवेबल है, तो कैसे आपका एसेट नहीं है? डोंट गिव बोंगी लॉजिक्स हैं। एक्स्ट्रा अमाउंट रहने दो, फजूल गला ना करो। कोई और नहीं, सेल ही यहां पर होनी है, परचेजेज होनी है। बात सुने, थोड़ी सी बात की थी, अब सुन ले, बस बहुत हो गई। क्वेश्चन क्या है? तुम रहने दो, तुम आंसर ही सुन लो, ठीक है? सुने, अब देखें, मिसाल देता हूं मैं आपके सामने, हाइपर स्टार या जलाल सन्स की। इनका बिजनेस क्या है? ग्रोसरी है इनके पास, ज्यादातर ट्रेडिंग एक्टिविटी करते हैं, बनी बनाई चीजें खरीदते हैं, बेचते हैं, हजारों की तादाद में चीजें आती हैं, दिन में बिकती हैं, नॉर्मल एक्टिविटी है इनकी। लेकिन क्या ये रोजाना फिक्स्ड एसेट बेच रहे होते हैं? वहाँ पे लिफ्टर रोज खरीदे जा रहे हैं, बिक रहे हैं, वहाँ पे रोज उनके जो है वो डिलीवरी के जो व्हीकल्स हैं जो उन्होंने अपने रखे हैं वो रोज बिक रहे हैं और रोज खरीद रहे हैं? नहीं, फिक्स एसेट का खरीदना कभी कभार होता है, बेचना कभी कभार। पैसे इजाफी पड़े थे, बैंक में रखवा दिए, इंटरेस्ट इनकम कमा ली। बैंक पैसे कम पड़ गए, बैंक से पैसे ले लिए, इंटरेस्ट एक्सपेंस पे कर दिया। पैसे इजाफी पड़े थे, किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, उस पर इन्वेस्टमेंट इनकम कमा ली। दीज आर नॉट आर नॉर्मल ऑपरेशंस, दीज आर नॉट पार्ट ऑफ आर नॉर्मल ऑपरेशंस। हमारे ऑपरेशंस सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेलिंग एडमिन तक पड़े होते हैं, फाइनेंशियल चार्जेस अलग हैं। हमारी ऑपरेशंस हमारे ऑपरेशंस नहीं है हम जी, हमारी तो जी हॉबी है, हमारा तो ऑपरेशन, हमारा तो काम ही यही है जी, हम लोन लेते हैं और इंटरेस्ट पे करते हैं बैंक को, बस हमारा तो मकसद ही दुनिया में आने का यही है। क्या ऐसा होता है भाई? बिजनेस का मकसद होता है चीज बना के बेचना। पैसे कम पड़े तो लोन लिया और इंटरेस्ट पे किया, जरूरत पड़ गई। पैसे थोड़े से इजाफी पड़े थे, कुछ अरसे के लिए इन्वेस्ट कर दिए, इंटरेस्ट इनकम आ गई, इन्वेस्टमेंट इनकम आ गई। तो ये हमारी नॉर्मल ऑपरेशंस का पार्ट नहीं होती ये एक्टिविटीज, इसलिए हम इनको यहाँ नहीं आने देते। यहाँ सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटीज आ सकती हैं, जो नॉर्मल ऑपरेशंस का पार्ट नहीं होती चीजें, वो हम फेस पे शो करते हैं। फिक्स एसेट से रिलेटेड है, चाहे वो इंटरेस्ट है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट इनकम है। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? थोड़ी बहुत ऐसी बस आइडिया दिया। बहरहाल ये सारी चीजें हमने, पता नहीं बात शुरू कहाँ से हुई थी, खैर अब तो कंक्लूड होगी। थोड़ी सी बात जहन के अंदर आई, वो जो मैं आपसे ही बात किया करता था कि यहाँ पर इंटरेस्ट अगर रिवर्स कर रहे हैं तो सेल को भी ऐड बैक करके कैश रिसीव फ्रॉम डेटर माइनस करना चाहिए था ना। परचेज को भी यहाँ से जब वो रिवर्स करके कैश पेड टू क्रेडिटर्स लिखना चाहिए था ना। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को भी ऐड बैक करना चाहिए था, यहाँ पे रेंट एक्सपेंस को भी ऐड करना चाहिए था और नीचे लिखना चाहिए था रेंट पेड और ये इलेक्ट्रिसिटी पेड। ठीक है, लेकिन वो सब नॉर्मल एक्टिविटी है, ऑपरेशंस का पार्ट है, उनको हम यहाँ पे कर लेते हैं एडजस्ट। कैसे होता है वो अभी पेंडिंग ही चल रहा है, वो पेंडिंग ही है। ठीक है, और जब सब याद हो जाएगा तो एंड पे थोड़ी सी बात उसकी 1 दिन 20 मिनट की होगी, सब क्लियर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। वो सब कुछ सेल कैश में कन्वर्ट यहाँ हो जाती है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल में जो परचेज नॉन कैश पड़ी है यहाँ पे हो जाती है कैश में कन्वर्ट। ठीक है, सेलिंग एडमिन में जो खर्चे नॉन कैश पड़े यहाँ पे कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं।
तो फिर बाकी भी इधर ही आने देते? नहीं, इसलिए नहीं आने देते कि ये हमारे ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है, इनको फेस पे हम अलग से शो करते हैं, हमारे ऑपरेशंस यहाँ पे आ रहे होते हैं। ठीक है, सही है। सेलिंग भी तुम्हारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का नहीं है? तो वो सेलिंग ही यहाँ पे पड़े होते हैं बेटा। सेलिंग और एडमिन को हम अलग क्यों करते हैं ऑपरेटिंग के अलावा? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का नाम है सेलिंग भी और एडमिन भी। ठीक है, जो सेलिंग और एडमिन है उनको एज अ होल अगर नाम दिया जाए तो वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। ठीक है जी, ओके। चलें बाहर सवाल पे वापस आए, कहाँ चल पड़े हम भी। ठीक है जी, ये सब कुछ हमने लिख दिया। अब रह गई हैं दो चीजें, सिर्फ दो चीजें रह गई हैं हमारे पास, एक कैश, दूसरा टैक्स। मैं आपको सबसे पहले समझाऊंगा टैक्स। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, घर पे समझ नहीं आया हो ना, देखिएगा ध्यान से। टैक्स पेएबल, चलो आपको समझाने के लिए यहां पे जो मैं एक लिखा करता था एक्सपेंस का लेजर है, एक्सपेंस ही पेएबल हुआ करता है ना, टैक्स एक्सपेंस का लेजर है। ठीक है, एक्सपेंस के लेजर में कैश किस तरफ आया करता है? डेबिट साइड पे। कैसे कहा करते हैं हम, ये दोबारा हम बोल दिया करते हैं ना, एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। ठीक है, तो अगर कैश इस तरफ है तो हाँ जी, तो एक्सपेंस की फिगर जो प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर होती है वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। ठीक है, अब सवाल में हमें इन दोनों में से क्या गिवन है? टैक्स एक्सपेंस गिवन है। जरा पिछले सफे पे जाएं जहां से सवाल शुरू हो रहा है, वहां पे हमें उसने बताया हुआ है इनकम टैक्स है 90, इनकम टैक्स कितना है? 90। ठीक हो गया, चलो ये हो गया क्लियर, ये हमें भी नहीं पता। ओके, आगे बढ़ो। अब एंड पे क्या लिखा हुआ है? टैक्स पेबल। क्या लिखता है? टैक्स पेबल, इनकम टैक्स पेबल। और उसने ओपनिंग नहीं बताया, क्लोजिंग भी नहीं बताया। समझे? सॉल्यूशन को देख के आपने दिल को तसल्ली दे ली, मुझे पता है, पर छोड़ें इस बात को, बात असल समझें। उसने हमें ओपनिंग भी नहीं बताया, उसने हमें क्लोजिंग भी नहीं बताया। वो जो बैलेंस शीट हमारे सामने हुआ करती थी 2 साल की, ठीक है, उस बैलेंस शीट में यहां पर जो टैक्स पेएबल आया होगा उसकी बैलेंस शीट में, उसमें ये कितना था, ये कितना था, हमें नहीं पता। उसने बताया यहां से यहां तक आते हुए इतने से बढ़ा है या कम हुआ है। तो पहले तो ये समझ लें, सारे ही इंक्रीज डिक्रीज गिवन थे, सारे ही इंक्रीज डिक्रीज गिवन थे। ठीक है, अब जरा पढ़ते हैं। इनकम टैक्स पेएबल क्या हो रहा है? डेबिट का मतलब कम हो रहा है। इनकम टैक्स पेएबल क्या हो रहा है? डेबिट मतलब कम। कितने से कम हुआ? कितने से कम हुआ? 28। अब इधर देखो, सबकी तवज्जो चाहिए। ओपनिंग होगा, क्लोजिंग होगा, पेएबल है ना, पेएबल। इधर देखो प्लीज, सब इधर देखो, 28 से 0 हो गया। क्या हुआ? टैक्स लायबिलिटी 28 से, ये यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि ये मामला था, तो डिक्रीज बाय 28। आप कहते हैं किड़ी गल हुई, तुसी कहना चाह रहे हो कि स्टार्ट पे 28 था बस और क्लोजिंग नहीं है, हम हमेशा ये अज्यूम करें? तो नहीं, कोई जरूरत नहीं है बेटा, आप इधर 128 कर लो, लेकिन इधर फिर 100 कर ले, तब भी क्या है? तब भी क्या है? 28 से कम। वो यूं कह रहे हैं, बैलेंस शीट में यूं पड़ा, उसने इंक्रीज डिक्रीज बताया। नहीं, हमें नहीं पसंद आई ये बात, आप ना इसको 1028 कर दें। वो कर दो यार, इधर 1000 कर लेना, नहीं 1,28,000 कर दें, यहां 1 लाख कर देना, 1 करोड़ सिर्फ 28 कर दें, यहां 1 करोड़ कर लेना। 28 का फर्क रखना ही रखना है आपने, कि वो कह रहा है टैक्स लायबिलिटी 28 से कम हुई है, तो इधर जो मर्जी लिख दो, इधर जो मर्जी लिख लो, रुख देखो, ओपनिंग से क्लोजिंग तक जाते जाते 28 की कमी आनी चाहिए। तो जो सोल्यूशन है उसके अंदर आपको 28 और 0 नजर आया था, मैंने आपको 100 और 128 भी कर दिया, 1028 और 1000 भी कर दिया। अल्टीमेटली आप पहुंचे कहां पे हैं? आप 28 के डिफरेंस पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो ये कितने बच्चों को लॉजिक समझ आ गई? किसको अभी तक नहीं आई? नहीं समझ आई भाई? समझ नहीं आई तो फिर हाथ उत्ते ही रह गया, ऐसी गल करी जा रहे हो, मैं परेशान है यार, मुंडा बोली भी जा रहा है और कह रहा है समझ नहीं, उस हाथ वाले को कुछ बात बता रहा है, हाथ उधर ही रह गया। चले, ओके, सुने,
काम हो गया। इधर देखिए, कैश बैलेंसिंग निकल आएगा, बोले कितना? 1118। बच्चे कह रहे हैं चेक करो फनकारियां उस्ताद दियां, हूं 118 काटता है। पहले वालों पे चेक ही नहीं कराया, वो कर लो चेक। इधर 28 और 0 कर दो, बैलेंस फिगर यही आनी है। इसको 128 और इसको 100 कर दो, अभी भी यही होगी फिगर। इसको 1028 और इसको 1000 कर लो, बैलेंसिंग तो वही रहना है। ठीक है, तो बात समझ आ गई है? ठीक है, बताओ भाई कैश पेड कितना आया फिर? सॉरी टैक्स पेड, हाँ कैश। डिविडेंड पेड गिवन नहीं था, इंटरेस्ट पेड गिवन नहीं था, वो मैंने मिटा दिया, जगह कम हो गई थी। और टैक्स पेड 118। चल कम हो गया फिर तो। सही है, समझे हो बात को? आगे बढ़ो, इसका टोटल बताओ कि यहां से शुरू करना। तो ये यहां से नजर नहीं आ रहा शायद, 212, 3200 पॉजिटिव। अब इधर देखो, कोई सॉरी भूल गया, लिखा हुआ था डेप्थ फॉर द ईयर इज 68। वो असल में उस वक्त जज्बात में आके ना, आगे तो कुछ था नहीं, वो समझाते कहीं। अच्छा वो बात यहाँ से शुरू हुई थी, डेप्रिसिएशन मैंने लिखनी थी और बात आगे बढ़ गई थी। चलें ओके, ये है 32, ओनली 32। अब बताएं कोई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बताई सवाल में? तो भाई कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि सवाल में पूरा डाटा नहीं है। मैं एक आधा सवाल आपको ऐसा दूंगा जो एंड पे चाहिए, तो एंड पे चेक हो जाना है जाके, वो एंड पे चेक भी नहीं होगा सही है या नहीं, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का टोटल निकलेगा। जितना सवाल हो कर दो, कोई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है, नील, कोई फाइनेंसिंग नहीं है, नील, जितना डाटा है बस उतना ही लिख सकते हैं, 32। अब और ठहर जा भाई, पहले दुबड़ंगी दे ला मैंने। मुझे बताओ 32 रुपए कैश का ओपनिंग है या क्लोजिंग है? नहीं जी, ना ओपनिंग है ना क्लोजिंग है। ऊपर हेडिंग तो पढ़े, जब सारे चेंज हैं तो एक कैश कैसे क्लोजिंग है? वो भी चेंज ही है। मतलब वहां पे कैश किस तरह से लिखा होगा बैलेंस शीट में? वो क्या कह रहा है वैसे, कैश क्या हुआ है? डेबिट हुआ है। कितने से? 32 से, यानी बढ़ा है। तो आपने कहा जी 0 से 32 पे गया है। मैंने कहा नहीं, मुझे ये बात पसंद नहीं आई, 100 से 132 कर लो, 1000 से 1032, लाख से 1,32,000, आपकी मर्जी है। 12 32 से बढ़ा लेना, ठीक है, 32 ही बस अंदर कर लो सारे, और 32 से कैश को बढ़ा लो। मतलब कहने का ये है, वो कह रहा है जी ओपनिंग कुछ नहीं था, क्लोजिंग 32 है, और यही टोटल है और तो कुछ है नहीं। तो ओपनिंग कुछ नहीं सी, 32 इज द क्लोजिंग। इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा, समझे हो राफे? है क्लोजिंग नहीं लिखा हुआ है, बट ये क्लोजिंग अब सही है। मैच कैसे नहीं हुआ भाई? अपना तो मैच हो गया। ठीक है, देखो डिफरेंस क्या है, वो क्या कह रहे हैं, ओपनिंग। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप लिखोगे 100 तो ये बन जाएगा 132, लिख लें, ये लो 100, ये 132। नहीं समझ आई? सुने एक बात, क्लोजिंग नहीं है, आप बेशक इसको क्लोजिंग 32 लिख लें ओपनिंग 0 करके, बट ये क्लोजिंग नहीं है। उसने कहा है ये चेंज है ड्यूरिंग द ईयर, तो ये 32 से बढ़ा है। तो आप 0 से 32 लिख लोगे तो क्लोजिंग 32 नजर आएगा ना आपको। मैं वही तो कह रहा हूं, आप 100 व 132 लिखें तो यहाँ पे ओपनिंग 100 बन गया, क्लोजिंग 132। अब कहां से आया क्लोजिंग 32? वो तो चेंज 32 का है। आप 1000 और 1032 लिखोगे तो यहाँ पे 1000 लिखोगे तो ये 1032 बन जाएगा। ठीक है, सवाल हो जाएगा अब। अच्छा चल ओके, आप पास पेपर 14 ओपन करें, आपका होमवर्क है, लेकिन मैं सारा सवाल डिस्कस करूंगा और आपको यकीन माने मजा आ जाना है आपको सवाल देखकर। क्या बेटा? अब वो 9 कल डिस्कस करूंगा। पिछली क्लास में भी जब मैंने ये 14 पूरा डिस्कस किया तो मैंने एक नया सवाल करवाना था, वो भी जरूरी होता है हर क्लास में बरकत के लिए नया सवाल करना, तो नया सवाल करवाना जरूरी था। तो मैंने कहा 9 ਨੂੰ छाड़ दो, फिर देख लेना, तो कल बात करूंगा उस पर। ये सबको कहा था, तो आपको भी यही कहा जा रहा है। पहली क्लास में जो बात होगी डिस्कस, बाकी में वही होगी डिस्कस।
मुझे पता लग जाएगा कि मैं रट्टा लगा गया तो। कुछ नोट शोट करना तो जल्दी करें। आपको अब नजर आएगा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको कैश और टैक्स में समझाया। इस छोटे से कॉन्सेप्ट की बेस पे 2019 में उसने 14 नंबर का पूरा सवाल बना दिया। किसने 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 आधा किया? कौन बोला क्या आधा किया? भाई सारा सवाल नोट करने की जरूरत ही नहीं है, 2 मिनट का सवाल था। अगर बहुत भी तकलीफ है तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश को लिखना चाहे तो लिख लें, और टैक्स पेबल का लेजर बनाना चाहें तो बना लें। यही थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, ये ना हो वर्किंग शायद सोल्यूशन में। बाकी तो सवाल में कुछ मुश्किल नहीं था। सवाल को ध्यान से पढ़ा करें, गौर से पढ़ा करें। उसने लिखा हुआ है चेंज, आप कह रहे हैं क्लोजिंग ओपनिंग। नहीं ना, ये ओपनिंग बैलेंसेस है ना ये क्लोजिंग है। सवाल में लिखा हुआ था, सवाल दूर रह गया था, दोबारा निकालो सवाल। सवाल में लिखा हुआ था नेट चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल आइटम्स आर एज। आगे बात करें जी अब दूसरे सवाल की, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। कोई नोट तो नहीं कर रहा? पेज नंबर 92, पास पेपर 14, स्प्रिंग 19, जो किताब का सबसे लेटेस्ट सवाल है। आपको होमवर्क दे रहा हूं, चेक करें। मेरा कॉन्फिडेंस आपके ऊपर जो है, ठीक है, आप चेक करें। और एक बात और भी सुने, इस 14 में से 10-11 नंबर हर एक के आ जाने आज घर पे, खुद ही देखेंगे सवाल करके। सवाल पढ़ते हैं। जूनियर अकाउंटेंट ऑफ ड्रम लिमिटेड हैज प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर 31 दिसंबर 18। भाई अब रुक जाओ, नोट करना यार, क्या मुसीबत पड़ी हुई है तुम्हें, नोट ही करी जा रहे हो तुम। नहीं मिटाऊंगा वहां से कुछ, बैठे रहना बाद में जी। जूनियर अकाउंटेंट ऑफ ड्रम हैज प्रिपेयर्ड फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर 31 दिसंबर 18। और रिक्वायरमेंट पढ़ो, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर 31 दिसंबर 18। लो जी, पहली मुसीबत तो इस अटेम्प्ट वाले बच्चों को ये पड़ी होनी है। ले कैश फ्लो बना के कैश फ्लो बना दें, ये क्या करना है, ये क्या करें? तो ये उसकी कैश फ्लो की शक्ल तो देखें, अजीबोगरीब सी कैश फ्लो बनाई है उसने। 3 हेडिंग्स तो बना दी हैं उसने, लेकिन उसमें क्या कह रहा है? इंक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग्स, इंक्रीज इन डिविडेंड पेएबल, इंक्रीज इन ट्रेड, पता नहीं क्या कर रहा है, इंक्रीज डिक्रीज ले लिया उसने। तो कैश फ्लो सही नहीं थी। कैश फ्लो हम बनाएंगे, हमें बनानी आती है, ठीक है। लेकिन अगर आप गौर करें तो सवाल के अंदर 2 साल की बैलेंस शीट, 1 साल की इनकम स्टेटमेंट गिवन नहीं, ठीक है। तो नहीं है गिवन तो क्या कर सकते हैं, सवाल तो करना है, ठीक है। तो सारे सवाल में डाटा किस तरह से गिवन है देखें। इंक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग्स, ऐसे कुछ काम करना पड़ना था हमें। चले ये लेजर जरा मैं उधार ले लेता हूँ इस सवाल से। इंक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग्स जैसे लिखा हुआ है तो हम कहेंगे क्या कह रहे हैं? इंक्रीज। अब तो उसने डेबिट क्रेडिट भी नहीं किया था, इतना आसान कर दिया था उसने बात को आपके लिए, अंग्रेजी में लिख के बता रहा है। अलग ना आपको कहे नहीं इसको इंक्रीज की, जिसको लिखना चाहिए था बढ़ गई हैं रिटेन्ड अर्निंग्स, यही रह गया था बस, ठीक है। तो इंक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग, पढ़ जाए ना, इतना पढ़ जाए अकाउंटिंग को कि स्टैंडर्ड उर्दू में छापें आप लोग, पढ़ जाए ना इतना, मैंने कब मना किया? ओके, इंक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग्स 1360, रिटेन्ड अर्निंग्स 1360 से बढ़ी हैं ओपनिंग क्लोजिंग जी, बढ़ी हैं 1360। यहां पे लिखूं तो फिर यहां पे तो 0 कर दूंगा तो वो तो कम हो गई। यहां पे हमने क्या किया? 0, यहां पे 1360, लेजर बनना शुरू हो गए, ठीक है। ऐसे लेजर बनने थे सारे, ठीक है। आगे बढ़ो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेजर, क्योंकि ये आज से पहले डिस्कस नहीं हुआ। दैट दिस इज डिविडेंड पेएबल।
चलो ओपन तो करो इसको। इंक्रीज इन डिविडेंड पेएबल कितना, हमने प्लस माइनस को भी, उसके प्लस माइनस को भी नहीं देखना उन्हें क्या किया, हमें क्या मतलब कि फिगर उड़ाओ बस। डिविडेंड पेएबल है, इंक्रीज है, 200 है, ले आओ अपनी वर्किंग करो। ठीक है, तो डिविडेंड पेएबल इंक्रीज हुआ है 200 से, इंक्रीज बाय 200 समझो है, तो मतलब ये भी ओपनिंग में नील कर देंगे, क्लोजिंग में किसी का दिल करे नहीं ओपनिंग मुझे नील अच्छा नहीं लग रहा तो कोई भी फिगर लिख ले, लेकिन 1360 में फिर उसे ऐड कर दे, इधर 1000 लिख दे, इधर फिर 2360 कर दे, इधर 100 लिख दे, तो इधर 300 कर दे, 200 से 2200 कोई नहीं, हो जाता है कभी जी। तो ये डिविडेंड पेएबल आज से पहले डिस्कस नहीं हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुन लें। मुझे बताइए, मैंने आपको डिविडेंड पेएबल की क्या एंट्री सिखाई हुई है, ये डिविडेंड कैश डिविडेंड की क्या एंट्री सिखाई हुई है? डिविडेंड डेबिट कैश क्रेडिट, डिविडेंड डेबिट डिविडेंड, और हम कहते थे जी डिविडेंड डेबिट होगा रिटेन्ड अर्निंग्स में और क्रेडिट करेंगे हम डिविडेंड, फिर उसके बाद जो लोग आते जाएंगे वो आया करेंगे, पैसे लिया करेंगे, तो हम एंट्री किया करेंगे डिविडेंड पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट। ठीक है, अब सवाल में आज तक डिविडेंड पेएबल आया ही नहीं, बल्कि डिविडेंड का नाम भी अभी तक तो नहीं आया था, अभी तक तो ड्राइंग्स ही चल रही थी। हम क्या करते थे, हम कहते थे जी रिटेन्ड अर्निंग में जो फिगर आई है या कैपिटल में जो डेबिट साइड फिगर आई है उसी को ले जाओ और जाकर लिख दो यहाँ पे डिविडेंड पे, ऐसे ही करते थे ना। लेकिन मिसाल के तौर पे, मैं मिसाल ले रहा हूँ, मिसाल के तौर पे हमारा डिविडेंड पेएबल का लेजर आ गया और सवाल में लिखा हुआ था डिविडेंड, डिविडेंड पेएबल का लेजर कह रहा है ओपनिंग 100 है, क्लोजिंग 500 है मिसाल के तौर, और डिविडेंड जो इस साल हमने अनाउंस किया वो 700 था, तो कैश तो बैलेंसिंग फिगर कुछ और ही आ रही है, कितनी 300। ठीक है, तो अगर डिविडेंड पेएबल का लेजर आ जाए तो ध्यान करना, फिर आप वो जो डिविडेंड ये ड्राइंग सवाल में दे दे उसी को रिटेन्ड अर्निंग से उठा के जाके कैश फ्लो में नीचे ना लेस कर देना, फिर डिविडेंड पेएबल के लेजर में उसको पोस्ट करना और वहां से कैश बैलेंसिंग निकालना। ठीक है, तो रिटेन्ड अर्निंग्स के कॉलम में तो ये रिटेन्ड अर्निंग्स में तो डिविडेंड पेएबल यही वाली फिगर आएगी टोटल, लेकिन नीचे पेड लेस पेड के अंदर यहाँ पे जो हम लिखा करते हैं लेस पेड, वहाँ पे लिखा हुआ था वैसे लेस पेड, उस लेस पेड के अंदर हमने 300 की फिगर लेनी होगी। ठीक है, ये बात याद रहेगी। ठीक है, तो ये बात पहली बार आई और पहली बार आपको खुद करना पड़ रही है, कोई बात नहीं, अल्लाह करेगा किसी सवाल में मैं भी आपके साथ ही डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन डिस्कस तो मैंने कर दिया आपके सामने। ठीक है, आज तक क्या करते आए हो, डिविजन या ड्राइंग को माइनस कर देते थे, उसी फिगर को जो सवाल में गिवन होती थी उसको माइनस कर देते थे, ऐसे ही है ना। आज ऐसा नहीं कर सकते, उसकी वजह डिविडेंड पेएबल के लेजर का आना है, चेक करेंगे। हाँ, अगर डिविडेंड पेएबल ओपनिंग क्लोजिंग, यहीं पे देखो हम क्यों नहीं कर रहे थे आज तक ये लेजर ओपन, ओपनिंग क्लोजिंग गिवन नहीं होता था, तो जो रिटेन्ड अर्निंग्स में नजर आया वही पेड होता था, तो इसीलिए हम वही फिगर उठाकर लिख दिया करते थे। ठीक है ना, तो आज थोड़ा सा ध्यान करना है, आज के बाद अगर डिविडेंड पेएबल आ जाए तो रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट करना कैश डिविडेंड के लिए। ओके, चलें बहरहाल अप्रोच समझ आई कुछ सवाल में, आगे बढ़े। जैसे इंक्रीज इन नेट ट्रेड रिसीवेबल्स, इसका लेजर बनाएंगे, हूँ लेजर ही ना बनाने लग जाना, जो चीज आनी ही नहीं लेजर में। इधर देखो, आपने क्या डेटर्स का, इन्वेंटरीज का, प्री पेमेंट का, एक्रूवल्स का, क्रेडिटर्स का लेजर बनाया, सिर्फ टैक्स का लेजर बनाया। ठीक है, तो यहां पे जो डेटर्स आ गए हैं तो आप जो कैश फ्लो बना रहे होंगे उसमें उसको वर्किंग कैपिटल चेंजेस में लेंगे, लिखा हुआ है इंक्रीज बाय तो वो डेबिट कर दोगे, इंक्रीज है डेटर्स में डेबिट तो कैश, यानी आगे प्लस माइनस आपकी मर्जी वाले ही दिए हुए हैं। लेकिन चलो आपको क्या देख लो, इसी तरह से अगर क्रेडिटर, अगर एसेट कोई कम होगा तो क्रेडिट करके इधर उसने डेबिट उसने पॉजिटिव शो किया होगा, यानी कि इतनी क्लास उसने पहली ली थी जिस दिन उस्ताद ने जुगाड़ सिखाया था, उसके बाद वो चला गया, फॉर्मेट उसको याद ही नहीं हुआ, जुगाड़ याद रह गया, तो उसने वही लगा के अपनी तरफ से एफिशिएंसी मारी जूनियर अकाउंटेंट ने, आपने पकड़ लिया, हमने कहा है कैश फ्लो है। ओके, आगे बढ़े। इंटरेस्ट, इंक्रीज इन इंटरेस्ट एक्रूड, इंटरेस्ट पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल का लेजर बनाओगे, बिल्कुल बनाओगे। इंक्रीज हुआ है तो ओपनिंग 0 रख लेना, क्लोजिंग ये फिगर रख लेना,
इंटरेस्ट एक्सपेंस अल्लाह करेगा कहीं से मिल जाएगा या इंटरेस्ट पेड मिलेगा, कोई एक फिगर तो मिलेगी, दोनों ही चाहिए हमें। इंटरेस्ट एक्सपेंस को हमने रिवर्स करना है, इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड बैक करना है और इंटरेस्ट पेड को यहाँ से माइनस करना होता है। ठीक है, तो समझ आ गई अप्रोच की। ऐसे ही ये सारे हैं, इंक्रीज इन लैंड एंड बिल्डिंग, इंक्रीज इन इक्विपमेंट, इन्वेंट्री, टैक्स पेएबल, इन्वेंट्री लेजर ना बना लेना, वर्किंग कैपिटल में डायरेक्ट। आगे शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम उसने इकट्ठा रखा है, आप भी इकट्ठा रख देना, एक ही लेजर बनाना। नेक्स्ट ओपनिंग और क्लोजिंग, ये ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, वो जो वर्किंग वन में ये उसने लिखा हुआ है ओपनिंग क्लोजिंग, वो इस तरह से लिखा हुआ है 450 और 100, वो ये वाली बात है। ठीक है ना, तो सारे सवाल में उसने काम, इजी क्वेश्चन था उल्टा। अदर इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। जूनियर अकाउंटेंट इन्फॉर्म्ड यू दैट ही हैज टेकन द डिफरेंस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस। मैंने कहा सी बहुत मेहरबानी भाईजान, तुसी जेड़ा ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस ले लिया। तो ध्यान से सवाल को पढ़ा जाए तो कहीं ना कहीं ये बातें क्लास में हुई होती हैं। मैंने ये इसीलिए आपको होमवर्क में दिया ताकि आप प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करें। हालांकि अब तो मैंने बता भी दिया कि हमने सिर्फ होमवर्क में क्वेश्चन किया था 8 और उस्ताद ने अगले दिन 20 मिनट में डिस्कस करके उधर मारा था। पर्चे में गए तो उसकी बेस पे ही पूरा सवाल बना हुआ आ गया। तो हम क्या करेंगे, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप क्या करेंगे, ये अप्लाई करें खुद पे। 14 × 1.8 घर पे करें, बल्कि मैंने चूँकि डिस्कशन कर दिया तो 14 × 1.5 करें आप। ठीक है, कोशिश करें आप अब 20 मिनट में इस सवाल को खींच के करें, खींच तान के। ओके, लाजमी। आगे वो कहता है ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ईच बैलेंस शीट आइटम एंड क्लासिफाइड ईच डिफरेंस एज आइदर ऑपरेटिंग। अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी। कहता है ही फर्दर इन्फॉर्म्स यू दैट स्टेटमेंट इज टाइड अप विद कैश बैलेंसेस अपीयरिंग इन द कैश बैलेंस शीट। पता नहीं उन्हें की किया है कि बैलेंस शीट में वो टैली हो गया सब कुछ ये कैश के साथ। बहरहाल कैश के बैलेंसेस यही है, मतलब ही हैज इग्नोर्ड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। नंबर 1, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट अमाउंटेड टू 480। ही हैज इग्नोर्ड का मतलब उसने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की। नहीं, उसको पता नहीं था, उसकी फॉर्मेट को चेक करो। वो कह रहा है मैंने बैलेंस शीट के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस से सिर्फ डिफरेंस लिया है। ठीक है, तो सब कुछ हो चुका होता है भाई कैश फ्लो में, कहीं नहीं बताया हुआ कि उसने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की। वो कह रहा है कि उसने ओपनिंग क्लोजिंग के सारे बैलेंसेस को का डिफरेंस लेके लिख दिया है। भूल क्या गया, डेप्रिसिएशन। हम नहीं भूलते, वरना डेप्रिसिएशन ना भूला होता तो वो प्रॉफिट लिखता, उसमें ऐड करता, उसका तो फॉर्मेट ही अजीब सा है। तो ठीक है ना, तो जो आपने लेजर बनाया हुआ है ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस लेकर, बड़ी सादा सी बात है, शक्लें बन गई हैं तुम लोगों की। क्यों शक्लें बन गई हैं? ये तुम्हारी शक्ल क्यों बनी हुई है? समझ नहीं आ रही? नहीं समझ आ रही तो ऐसे क्यों है? ऐसे क्यों है? प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग और इक्विपमेंट अलग है। मिसाल के तौर पे लैंड एंड बिल्डिंग है और उसने कहा था क्या, इंक्रीज इन लैंड एंड बिल्डिंग। पता नहीं 2 दिन से इस तरफ क्यों गया हुआ है। ओपनिंग नील, क्लोजिंग 1326 है, 2600 ये। ठीक है, आप इधर 1 डालना चाहो तो इधर 10,000 लिख लेना, फिर मुझे कोई एतराज नहीं। ठीक है, ओके। आगे कहता है डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग इज 400, मतलब डेप्रीसिएशन, ये डेप्रिसिएशन 480 यहाँ पर लिखोगे और साथ ही यहाँ पे जाके वो ब्रैकेट में 480 लिख लोगे, एक डेप्रिसिएशन आ गई। ऐसे ही अगला इक्विपमेंट का लेजर बना हुआ है, उसकी डेप्रिसिएशन भी गिवन। सवाल तो कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो भाई? बस बात समझ आई है ना? सिर्फ इतना पता लग जाए कि लेजर ओपन कैसे होने हैं, बाकी तो सवाल वो शायद जुनेद जंजुआ से भी बहुत आसान है। आगे बढ़ो। ड्यूरिंग द ईयर एन इक्विपमेंट कॉस्टिंग 560 एंड हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 310 वॉज सोल्ड फॉर 440। हमें कॉस्ट का क्या करना भाई? हमारा एसेट अकाउंट मजबूरन बुक वैल्यू पे बना हुआ है। क्यों? क्योंकि उसने वो कह रहा है बैलेंस शीट से मैंने ओपनिंग क्लोजिंग उठाए हैं, तो उसमें तो नेट ही बड़ा होता है और एक्यूमुलेशन नजर भी नहीं आ रहा, मतलब नेट ही उसने उठाए हैं, तभी तो एक्यूमुलेशन नजर नहीं आ रहा। तो हमारा एसेट अकाउंट ये जो हमने बनाने की कोशिश की है ये बुक वैल्यू पे ही है, तो हमें चाहिए भी बुक वैल्यू, गिवन भी बुक वैल्यू है। यहां से निकालोगे डिस्पोजल में डेबिट करोगे, कैश की फिगर गिवन है क्रेडिट साइड पे लिखोगे, गेन लॉस निकल आएगा, गेन लॉस को ऊपर रिवर्स करोगे और कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल आ जाएगा। ये सवाल है कोई सवाल करवाने वाला कि मैं क्लास में करवाता? खुद सोचो, जब ये बात डिस्कस करने में 20 मिनट लगा दूं
तो फिर ये सवाल मैं करवाऊं तो ये आप लोगों का वक्त ज़ाया करने वाली बात है। तो मैं बिल्कुल ख़यानत नहीं कर सकता आपके वक्त के साथ। रोज 10 मिनट की शिकायत तो आपने लगा ही दी। ओके सुने, आगे क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वॉज इंक्रीज्ड बाय, हाँ जी इसको इग्नोर कर देते हैं, इसको इग्नोर करते हैं। देखो उसने लिखा भी अलग हुआ है क्योंकि उसने बैलेंस शीट से नेट ही उठाया था, तो वो खुद ब खुद ही हमारा काम हो गया है। हम इसको इग्नोर करते हैं, तो इसको आपने इग्नोर कर देना है। ओ डिविडेंड अमाउंटिंग टू 700 वॉज पेड, ये कितना? लो जी कर लो कमाइया। ये अगर तो ये बैलेंसिंग 900, ये 900, तो फिर ये 900, तो फिर यहां पे क्या आएगा? जो भी आएगा वो पैट होगा, वो पैट होगा। इधर देखो पैट होगा, यानी सवाल में कहीं प्रॉफिट नजर और हमारी कैश फ्लो शुरू ही नहीं हो सकती थी। पैट मिल गया, अब इसको लिख लेंगे। अगर टैक्स ना होता तो लिख लेते, पर सवाल में तो टैक्स का लेजर भी बनाया आपने। तो अब मजे की बात, इस तरह का टैक्स का लेजर बनेगा। ओपनिंग क्लोजिंग आपने लिखा होगा, टैक्स एक्सपेंस अगली लाइन में लिखा हुआ है, इंटरेस्ट एंड टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 378 एंड 650। मिल गया टैक्स, टैक्स लिखोगे। ओपनिंग क्लोजिंग आपने बनाया होगा, जैसे भी बनाया होगा। यहां से आएगा कैश, सॉरी वो हाँ ठीक है, हाँ वो एक्सपेंस ही गिवन है, ठीक है। कैश आ जाएगा, ये तो पेड में लिख दोगे। और ये एक्सपेंस जो आएगा आपके लेजर का, आप इस पैड में उसको ऐड करोगे। माइनस हो चुका है, रिवर्स वर्किंग करनी है, फॉर्मेट बना लेना, पीबीटी लेस टैक्स पैड, ठीक है। पैड पे आप मौजूद होगे, टैक्स लिखना, रिवर्स वर्किंग करके पीबीटी निकालना, उस पीबीटी से। तो यही छोटा सा कैच था इस सवाल के अंदर। तो वो कॉन्सेप्ट भी दिया गया होता है बच्चे को कि बैलेंस ये इनकम स्टेटमेंट, सॉरी रिटेन्ड अर्निंग्स में पैट आता है हमेशा, और कैश फ्लो स्टार्टिंग पॉइंट पीबीटी है। तो इतना तो पता होना चाहिए फिर टैक्स रिवर्स वर्किंग। तो बस यही थी मुश्किल बात, वरना इंटरेस्ट एक्सपेंस गिवन है, पेड निकल आना था, 1 मिनट का काम। और एक चीज जो थोड़ी तंग करेगी, जिस वजह से मैंने आपको कहा 14 में से 11-12 नंबर तो सब नहीं ले लेने थे, वो है आखिरी एडजस्टमेंट। ट्रेड एंड अदर पेबल्स एट 31 दिसंबर इंक्लूड 950 फॉर परचेज ऑफ लैंड एंड। तो इससे मिलती जुलती एडजस्टमेंट नादिर वाले सवाल में आज है, इसलिए उम्मीद है ये मसला भी आपको नहीं होगा, ठीक है। तो ये है आपका होमवर्क 14, पास पेपर 14, ठीक है। कुछ नोट नहीं करना इसका तो बिल्कुल भी, ये तो टेस्ट है आपका। ओके जी, पास पेपर 14 नादिर लिमिटेड ओपन कर लें, 13 जो भी है नादिर लिमिटेड ओपन करें बस। ये कहां से आ गया? पहले से लिखा हो, ये मिटाना ही भूल गया हूं। आपने नंबर 2 से नहीं करना होता, आगे नंबर 1 वर्किंग तक टाइमर लगाएं और आज 1.5 मिनट में करें, जल्दी से फॉर्मेट बनाएं, जल्दी से। कैश फ्लो रिक्वायर्ड है, ये रेंट पढ़ लें, सवाल पढ़ा देता हूं, जल्दी करें। कोई एक लेजर नहीं बना, जिन्होंने बना लिया और चुप करके बैठे, दूसरों को तंग ना करें। उन्होंने सुकून से इत्मीनान से देख देख के नोट किया है। अब पेपर में उनको ना बोर्ड मिलना है ना सुकून इत्मीनान मिलना है। बाकी जो अभी तक बैठे थे इस इंतजार में कि उस्ताद कहेगा तो बनाएंगे, वो 1.5 मिनट में बनाएंगे इंशाल्लाह, अभी भी पेपर में भी। देख रहे ईयर एंड देख रहा हूँ, हाथ के नीचे बैठ गए फॉर्मेट नकल करते हैं।
सिर्फ ड्राइंग ना लिखा करो, स्लैश डाल के डिविडेंड पेड भी लिखा करो, ताकि ये बात याद हो कि डिविडेंड पेड आना है यहाँ पे, डिविडेंड भी नहीं, डिविडेंड पेड पूरा। वेरी इजी सवाल है वैसे तो ये, आप कहेंगे ऐसी क्या देता है, सच्ची मुझ कैश फ्लो मुश्किल है ही, अब थोड़ी सी मुश्किल है, दूसरा मेथड जो है वो थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, लेकिन आप इस बेस को स्ट्रॉन्ग कर लें, उसमें भी कुछ नहीं होने लगा आपको, कोई खतरा लाहक नहीं है आपको इंशाल्लाह। चलो जी हो जल्दी। भाई 2 मिनट में कितने बच्चों ने पूरा फॉर्मेट बना लिया, लेकिन सिर्फ 10-12 बच्चों के हाथ, ऐसे नहीं करना बेटा, हिम्मत करें, इसको आदत बनाएंगे तो आदत बनेगी, पर्चे में कोई ऊपर से आमद नहीं हो जानी, तो खुद ब खुद एक काम हो जाएगा। ओके जी, अब जिन्होंने नहीं बनाया उनका अपना कसूर सवाल शुरू कर रहा हूँ मैं। चले जो 30 सेकेंड्स में बना लें, जल्दी से पूरा कर लें। Following information pertains to Nadir Limited extracts from statement of profit or loss for the year 31 दिसंबर 17, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहाँ जाता है? कैश फ्लो का स्टार्टिंग पॉइंट है, कितना है? अच्छा रुक जाते हैं, आज थोड़ी सी आदत डाल लेना, एक दफ़ा सवाल को गो थ्रू कर लेते हैं, कहीं को गलती ना हो, और गलती एडजस्टमेंट भी हो सकती है, बैलेंस शीट में तो नहीं बताता कि लिखा हो बैलेंस शीट के फेस पे एरर है। अदर इन्फॉर्मेशन में कहता है शेयर्स इशू हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर, कोई मसला नहीं। एक प्लांट था वो बिक गया ड्यूरिंग द ईयर, कोई मसला नहीं। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर अमाउंटेड टू इतने, फाइनेंशियल चार्जेस अमाउंटेड टू इतने, प्रोविजन इतने, कहीं में गलती नहीं बताई, इसका मतलब सब कुछ सही सही हो चुका है। तो पीबीटी कहाँ जाएगा? पढ़ेंगे, एक एक एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, फिलहाल तो सिर्फ आपको आपने 2 दफ़ा सवाल पढ़ के शुरू करना होता, ठीक है जी। तो स्टार्टिंग पॉइंट है कैश फ्लो का, पीबीटी कितना? 8955, ठीक हो गई, टिक कर लें इसको। उसके बाद ये पैट ने कहाँ जाना है, और ये टैक्स एक्सपेंस अगर टैक्स का लेजर बना तो इसमें, तो ये दोनों चीजें अभी रहती हैं, जैसे जैसे ये लेजर ओपन होंगे साथ ही इसको भी लिख दिया करेंगे ताकि इनकम स्टेटमेंट से जान छूट जाए। 3 तो फिगर्स हैं ताकि वो जहाँ पे पहुँचनी है पहुँच जाए, सुकून हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और बैलेंस शीट को देखते हैं। रूल क्या था? रूल क्या था? हमने बात ये की थी कि हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के अलावा बैलेंस शीट के तमाम आइटम्स के, लेकिन इंटरेस्ट का और टैक्स का लेजर लाजमी ओपन। अब उस रूल को थोड़ा सा आज मजीद डेमोन्स्ट्रेट कर लें, बातें 2-3 उसके अंदर ऐड कर लें थोड़ा सा, ठीक है। एक तो इंटरेस्ट पेबल का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया था हमने, ठीक है, इस क्लास के बाद थोड़ी सा टाइम रह गया, 15 मिनट बाद जी। एक तो इंटरेस्ट एक्सपेंस से पेएबल बनता है, तो इंटरेस्ट इनकम से इंटरेस्ट रिसीवेबल बन जाएगा, वहां पे जाके ये लिख देंगे, अभी लिखवाता हूँ। दूसरा
टैक्स पेएबल भी हो सकता है, आप टैक्स पढ़ रहे हैं, आपको पता है एडवांस टैक्स भी दिया जा सकता है, तो टैक्स रिसीवेबल, रिसीव ना भी हो एडजस्ट होके फायदा देता है, एसेट तो हो सकता है ना, रिसीवेबल कह लूँ आसानी के लिए, ठीक है। तो टैक्स पेएबल, टैक्स रिसीवेबल भी हो सकता है, ठीक है, 4 हो गए। एक और ऐड कर लिया हमने, इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीवेबल का भी लेजर बनेगा, कल देख लिया, ठीक है। और एक और चीज जो याद रख लें वो क्या है, डिविडेंड पेएबल का भी लेजर बनेगा, ठीक है। तो वो जो रूल लिखवाया था, वो जो याद करने के लिए लिखवाया था, अब वो याद हो गई ना बात, अब उस रूल पे जाओ दोबारा और इस तरह से चीजें ऐड कर लो। देखो देखो आपने लिखा हुआ था इंटरेस्ट पेएबल और टैक्स पेएबल का लेजर लाजमी बनाएंगे, ठीक है। अब उसमें इस तरह से एडिशन करनी है, जैसे भी करें पहले देख लें एक बार, खुद ही फिर मैनेज करें। इंटरेस्ट पेएबल के साथ आप लिख लें इंटरेस्ट, हाँ, क्योंकि इंटरेस्ट प्रीपेड तो हो नहीं सकता, तो या पेएबल है एक्सपेंस के केस में या रिसीवेबल है इनकम के केस में, ठीक है ना। ऐसे ही आपने लिखा हुआ था टैक्स पेएबल हो सकता है, आपको पता है टैक्स एडवांस में भी हो सकता है, मतलब रिसीवेबल कह लो, ठीक है। इसका मतलब ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 चीजें हो गई, और हमने नई चीज कोई नहीं पढ़ी। अब नई चीजें 2 और हैं, जिनमें से एक मैं कल पढ़ा चुका हूं, इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीवेबल भी लेजर में आएगा, और ये समझा चुका हूं आपको कि ये क्यों लेजर्स में आ रहे हैं, अलग से यहाँ क्यों नहीं जाने देते, क्योंकि ये सभी हमारे नॉर्मल ऑपरेशंस का पार्ट नहीं होते, ठीक है ना। और एक चीज जो नई है वो है डिविडेंड। आज ये भी बता दिया आपको कि डिविडेंड पेएबल भी, अगर खुदा ना खास्ता कभी वो ट्रेड अदर पेएबल में छुपा दे, निकाल लेंगे बाहर, क्योंकि हमने उसका भी लेजर बनाया, थोड़ी देर पहले बना के बताया आपको लेजर, क्योंकि हम कंसर्न होंगे डिविडेंड पेड की फिगर से, रिटेन्ड अर्निंग से, तो डिविडेंड अनाउंस निकल कर जाता है, डिविडेंड पेड की फिगर उससे डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। तो ये आपका रूल आज, रूल नंबर 1 आज पूरा हुआ है, ठीक है। तो अब लिख लें उसको, तो जुमला इस तरह से था। अब मैं बोल रहा हूं, एक बार फिर मैनेज करें, 1 आध मिनट देता हूं, सुने। अब सवाल मैंने 15 मिनट में करके उधर मारना है, ठीक है, इसको छोड़ दें आप, ये बात सुने आप। हम करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज के अलावा बैलेंस शीट के तमाम आइटम्स के लेजर्स ओपन करेंगे, ठीक है, लेकिन जब के कोई ऐसा कुछ लिखा था, ठीक है, इंटरेस्ट पेएबल, टैक्स पेएबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल, टैक्स रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट रिसीवेबल और डिविडेंड पेएबल के लेजर लाजमी बनाएंगे, ठीक है। तो ये मिलाकर 6 लेजर्स हैं जो लाजमी बनाने हैं हमने, हालांकि ये करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में से हैं। हमने तो कहा था करंट एसेट करंट लायबिलिटी के लेजर नहीं बनाने, या उनको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ले जाते थे या उनको वर्किंग कैपिटल में ले जाते, ऐसे ही करते थे ना। यही करंट एसेट करंट लायबिलिटी या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाते हैं या वर्किंग कैपिटल आइटम्स में जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये 6 जो हैं इनको ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लेके जाना है ना वर्किंग कैपिटल में लेके जाना है, इनके लेजर्स बनेंगे, हालांकि ये करंट एसेट और करंट लायबिलिटी है, ठीक है। तो ये अपने रूल को अपडेट कर लें, काम दे जाएगा। 1 2 3। तो पहले दिन अब मैं ये सारे लिखवा देता तो आपने अगले दिन क्लास में नहीं आना। इसी तरह से पहले दिन सारी बातें नहीं बताई जा सकती, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ये जहर आपके अंदर फैलता जा रहा है दिमाग में, कैश फ्लो का, तो लेट इट फैल। नेक्स्ट क्या, फर्स्ट सबसे पहले क्या नजर आ रहा है, शेयर कैपिटल, ठीक है जी, शेयर कैपिटल। अब देखें आज अब हम अगले स्टेप पे चले गए। मैं सवाल के अंदर डेबिट वाली साइड तो ये लिखूंगा, डेबिट, कैश लिखना छोड़ दूंगा। मैं सवाल में आपसे बार बार सवाल नहीं करूंगा, बल्कि अब हम इस स्टेज पे हैं कि हम बैलेंस को देखते ही फौरन बता देंगे। मैक्सिमम ये था कि ये 6 हैं नई चीज़ें, ठीक है, वो मैंने अलग से लिख दी, तो हम बैलेंस देखते ही बता दिया करेंगे कि इसने कहाँ जाना है, वर्किंग कैपिटल में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में या लेजर, ओके। इसलिए अब मैं तीनों सवाल भी नहीं करूंगा, और वर्किंग कैपिटल में डेबिट साइड लिखेंगे, कैश लिखना छोड़ देंगे। आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़ रहे हैं अपनी कंक्लूजन की तरफ इस मेथड के। फर्स्ट क्या है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का लेजर बनाएंगे, ओपनिंग बताएं,
10,000 क्लोजिंग 12,400 नेक्स्ट शेयर प्रीमियम शेयर प्रीमियम आप भी बना दें अगर बनाया हुआ है उसने तो पता ही है आपको शेयर प्रीमियम में क्या आता है पता है ना जी ओपनिंग नील क्लोजिंग 1400 यानी इसी दफा कोई शेयर इशू हुए हैं जिंदगी में पहली बार वो भी प्रीमियम पे ठीक है प्रीमियम पे जिंदगी में पहली बार ही इनके कोई शेयर इशू हुए हैं तभी तो साल के शुरू में प्रीमियम नहीं था कोई 10 रुपए वाला शेयर 12, 15, 14, 16, 20, 12 से ऊपर में बेचा होगा तो प्रीमियम आया होगा ओके नेक्स्ट क्या है रिटेन्ड अर्निंग्स जी ओपनिंग 12440 12440 13450 13450 ठीक है जी नेक्स्ट क्या है ओ रीवैल्यूएशन सरप्लस रीवैल्यूएशन सरप्लस जब भी आ जाए ना इधर देखें रीवैल्यूएशन सरप्लस जब भी आ जाए और दौरान साल आपको नजर आए सरप्लस कोई अराइज हो रहा है जो कि करवाएगा कैश फ्लो के सवाल में तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के लेजर को बैलेंस करने से पहले सरप्लस की एंट्री करना क्योंकि सरप्लस इज नॉन कैश आइटम कैश नहीं आता नोशनल से इंक्रीज है हम बढ़ा लेते हैं हम कहते हैं जी फ्यूचर का एक गेन है आज रिकॉर्ड कर लो एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट तो पहले वो लिख लेना अगर नहीं लिखोगे तो कैश की फिगर आप बैलेंसिंग निकालोगे उसमें सरप्लस का भी फिगर आ जाएगा हालांकि उसमें कैश तो आउटफ्लो हुआ ही नहीं ठीक है तो बड़े बड़े एसेट की वैल्यू बढ़ी है बात समझ रहे हो ना जब भी सरप्लस आए और आपको नजर आ जाए सरप्लस राइज हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर तो एसेट का अकाउंट को बैलेंस करने से पहले सरप्लस वाली एंट्री पास करनी लाजमी है तो पहले सरप्लस को तरतीब क्या रखेंगे पहले सरप्लस को बैलेंस किया करेंगे फिर पीपीई को ठीक है रिटेन्ड अर्निंग को जोड़ेंगे वो तो खैर अलग बात है वो तो हमने कल देख लिया ठीक है तो पहले सरप्लस को बैलेंस करेंगे उसके बाद पीपीई को ओके अच्छा जी आगे लें जी नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म अच्छा सरप्लस ओपनिंग कितने होल है ये भी नील है 4000 ये भी सारा ये तो 4000 का 4000 पीपीई में जाएगा इंशाल्लाह जी लॉन्ग टर्म लोन है कितना 5000 था 100 और क्लोजिंग में 4100 है ये ओपनिंग क्लोजिंग साथ साथ लिख लिया करें ठीक है इसमें कोई मसला नहीं होता जहां पे रोकना होता है मैं आपको नहीं नोट करने देता ठीक है इसकी वजह ये कि आप नोट करने में लगे तो फिर आप समझने को छोड़ देते हैं ठीक है जी नेक्स्ट क्या है टैक्स पेबल करंट लायबिलिटी शुरू हो गई है ये तो एडजस्टमेंट्स और नॉन कैश में आएगा टैक्स बोलो ना तो बोलते क्यों नहीं हो कि टैक्स का तो ये तो पुरानी बात है 6 को नाम आए क्या फ्लैट हो गए सारे और इंटरेस्ट और टैक्स तो पुरानी बात है याद करवाया हुआ है मैं जब वर्किंग कैपिटल की तरफ चला था तो आप कहते हैं सर खुदा का नाम ले लेजर बनता है लिखे यहाँ पे इनकम टैक्स कौन लिखे अब टैक्स पेबल लिख दो टैक्स पेबल ओपनिंग 500 क्लोजिंग अच्छा सुनो टैक्स नजर आया था ना वो तो रिटेन्ड अर्निंग्स भी आ गई यहाँ पे क्या आता था पैट लिख दो ये भी ताकि वो टिक हो जाए जान छूटे उससे 6010 और यहाँ पर कैश किस तरफ आता है जल्दी से एक्सपेंस का लेते जल्दी कैश इस तरफ तो टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर ये भी लिख दो लो टिक कर लो ये मैंने इसलिए लिख दिया ताकि उससे जान छूट जाए ये ना हो कि हमने सवाल में कोई चीज छोड़ी है जो यहाँ पोस्ट नहीं ओके इसलिए लिख दिया तो पैड को पहुंचाया रिटेन्ड अर्निंग में कहा था याद नहीं कराया आपने कि जब रिटेन्ड अर्निंग बना लेना तो पैड को उसी वक्त रख देना क्योंकि सवाल में गलती कोई नहीं है ठीक है और ये टैक्स भी ले आया ठीक है ओके नेक्स्ट क्या है ट्रेड पेबल्स हैं करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स हैं पहले छोड़ क्यों दिया आपने पहले आपने ट्रेड पेबल्स बोला था तो तभी आप चुप थे अच्छा मुझे लगा आपने बोला है टैक्स पेबल और मैंने कहा ये वर्किंग कैपिटल में जाएगा आई वाज एक्सपेक्टिंग के बोलेंगे टैक्स का लेजर है रुके लेकिन मसला ये था कि मैं समझ रहा था आपने बोला है टैक्स पेबल लेकिन आपने बोला था ट्रेड पेबल तो दोनों अपनी अपनी जगह सही थे ओके वेरी गुड मैं भी चलें ट्रेड पेबल्स तो क्रेडिटर्स को कहते हैं ठीक है तो क्रेडिटर्स की कोई एडजस्टमेंट नहीं है हाँ इंटरेस्ट कोई है एडजस्टमेंट में बहरहाल ट्रेड पेबल्स की तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो बताएं क्रेडिटर्स
बढ़ रहे हैं, क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं, लायबिलिटी है बढ़े तो दूसरा इम्पैक्ट कैश को 500. देखो मैंने कैश आज लिखा नहीं, बस डेबिट जबानी पॉजिटिव के साथ शो कर दिया, ठीक है। ओके, कितने बच्चे अभी तक कैश लिख रहे थे? बहुत कम, पहले ही छोड़ दिया था। ऐसे ना किया करें, उस्ताद जो बात कह रहा होता है उससे आपको फायदा होना होता है, बाकी आप लोगों की मर्जी है, अगली बार फिर आजमा लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है? एक्रूअल्स एंड अदर पेएबल्स, इसके साथ लिख लो एडजस्टमेंट नंबर 4, पढ़ते हैं इसको एंड पे आके। एक्रूअल्स एंड अदर, इसके लिए वर्किंग एक करेंगे छोटी सी, फिर डिसाइड करेंगे इन्होंने डेबिट होना है या क्रेडिट और किस, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 आपने लिख लिया, आगे बढ़े। टैक्स लायबिलिटी हो गया था इत्तेफाकन एक्सीडेंटली। ओके, नेक्स्ट क्या है? एसेट साइड जी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और सवाल में बैलेंस शीट गिवन है, पूरे सवाल में कहीं की रिडक्शन नहीं है, मुमकिन होता तो अलग करते पर नहीं है मुमकिन। बुक वैल्यू भी बना दो, खैर है। ओपनिंग 15,800, क्लोजिंग 21,000, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? करंट एसेट्स में स्टॉक है, स्टॉक कम हो रहा है, स्टॉक एसेट है, कम हो तो दूसरा इम्पैक्ट कैश को 150 से कैश है। तो दुख हुआ मुझे कि आपने कैश लिखना मेरे कहने से पहले छोड़ दिया हुआ, बहुत दुख हुआ मुझे, लग गया पता मुझे, बताया ही नहीं करूंगा आइंदा ऐसी बात। ऐसा कहा करूंगा आइंदा, बच्चे जब पढ़ने आएंगे अगली बार मैं कहूंगा ये कैश फ्लो के फॉर्मेट का हिस्सा स्टैंडर्ड ने कहा हुआ है, सब लिखेंगे, पूरा 10 दिन 12 दिन लिखते रहेंगे, फिर एंड पे कहूंगा नहीं वैसे ही कहा था, ताकि समझो मैं भी सीख रहा होता हूँ। नेक्स्ट क्या है? ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स कहते हैं डेटर्स को जी। डेटर्स बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, कितने से? डेटर्स बढ़े तो डेबिट, तो कैश क्रेडिट 2394, अच्छे भले पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहे थे, एक ही नेगेटिव आया उसने, पता नहीं। आगे है अदर रिसीवेबल्स जी। अदर रिसीवेबल्स में आप एडजस्टमेंट 2 को रेफर कर लें और रुक जाएं। आप कहेंगे हमें कैसे पता लगे? और भाई पहली बात है पढ़ के सवाल करना होता है, नहीं पता लगे तो लिख दोगे, जब पता लगे तो काट के सही कर दोगे, इतना मसला है। अदर रिसीवेबल्स, इसकी भी छोटी सी वर्किंग करेंगे। ये मैंने वर्किंग 1 लिख दिया, माजरत, कुछ भी नहीं है, वर्किंग है बस, अब नंबर ही नहीं आया सोचते, ठीक है जी। सारी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट पहुंच गई है सिवाय 2 फिगर्स की। ओके, कैश एंड बैंक बता दें 3204। अच्छा आप देखें, इसके नीचे डबल लाइन लगानी है, टोटल करना है, जरूरत नहीं है, बस एक ही है, यही टोटल है। इसी को क्लोजिंग ओपनिंग में लिख लो, ओपनिंग में लिखोगे क्लोजिंग आ जाएगा। ओके, सही है जी। इनकम स्टेटमेंट सारी, बैलेंस शीट सारी पोस्टेड। ओके, लास्ट other information, shares issued during the year were as follows: 10% bonus shares in March, right shares in July। पहले क्या हुआ है जी? बोनस इशू, फिर क्या हुआ है? राइट इशू, ठीक है। बोनस शेयर्स 10% उसने इशू किए और राइट शेयर्स के बारे में इसके अलावा कोई बात ही नहीं बताई, बस ये कह रहा है कि राइट शेयर्स इशू हुए हैं। चलो आप अपने सामने पेपर के ऊपर एंट्रीज तो लिखो बोनस शेयर्स में ना यू तीर थोड़ा सा ऊपर को लगा लेना ताकि दोनों एंट्रीज यहीं पे सामने आ जाए। बोनस शेयर की एंट्री लिखो जरा, सामने जगह खाली है ना, सामने काफी जगह खाली है, बस 10% बोनस शेयर इन मार्च से आगे ना लाइन थोड़ी सी यूं ऊपर की तरफ बैलेंस शीट की तरफ कर दो ताकि आपकी वो एंट्री ऊपर आ जाए। क्या एंट्री होती है आप बताओ? मैंने तो बड़ी तफसील से ये बात कर चुका हूँ डिविडेंड्स की। बोलो, मत बोला करो रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, पहले एंट्री बोला करो, डिविडेंड डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, ठीक है। डिविडेंड डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, ठीक है। और इसमें प्रीमियम भी होगा। यस वालों, खुदा का खौफ करो, लिखवाया था ये एंट्री हमेशा
मुंह वाली वैल्यू से होती है, इसमें कभी भी प्रीमियम नहीं आएगा। ओके, तो एंट्री लिख लेता हूं। आपने लिख ली अपने समय पे एंट्री? समय में एंट्री लिखी है आपने? एंट्री लिखी है डिविडेंड डेबिट। अब आगे ब्रैकेट में कह दो इसको रिटेन्ड अर्निंग में डेबिट करना है, ठीक है? तो इधर देखो, ये डिविडेंड डेबिट, ये डिविडेंड है जी, डिविडेंड डेबिट और शेयर कैपिटल, यहां पे मैंने लिख दिया रिटेन्ड अर्निंग्स, ब्रैकेट में लिखा डिविडेंड, तो यहां पे मैंने लिख दिया शेयर कैपिटल, ब्रैकेट में लिखा वो जो डिविडेंड दिए, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। ब्रैकेट वाले डिविडेंड की जरूरत नहीं थी, एंट्री कर दी हमने, ठीक है? फिगर अवेलेबल है? हाँ जी, राइट इश्यू तो पहले है नहीं, 10% अप्लाई होगा 10,000 पे, और शेयर का, ये शेयर का नहीं हजरत जी नहीं, क्या है बड़े फिर क्या करिए और ठहरो। हाँ, कब नंबर ऑफ शेयर्स पे? परसेंटेज गिवन है, रुपीस पे लगाओ, परसेंटेज गिवन है, रुपीस पे लगाओ। राइट इश्यू थोड़ा ही है, बोनस इश्यू है। क्या हो गया ऐसे करके ना मैडम, मुंह खोल गए मत करो मुंह, और जाकर डिविडेंड की रिवीजन करना आज। ओके, ये डिविडेंड वाला लेक्चर लाजमी रिवाइज कर लेना आज। ये हालात देख लो आप लोग अपने, हफ्ता पहले की बात भूल गए हो जी। शेयर कैपिटल, ये डिविडेंड की परसेंटेज हमेशा लगती है लेटेस्ट शेयर कैपिटल के बैलेंस पे, तो लेटेस्ट 10,000 ही है, तो आपने यहां पर एंट्री पास की 10,000 इंटू 10%, ये हो गया 1,000 से, एंट्री बन गई 1,000 से रिटेन्ड अर्निंग डेबिट शेयर कैपिटल, ठीक हो गया? आगे दूसरे बुलेट के आगे लिखो उसकी एंट्री भी, खाली एंट्री सही, एंट्री तो लिखो, एंट्री लिखो कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट शेयर प्रीमियम, ब्लू से करता हूं ये एंट्री, कैश डेबिट यानी कैश आया, पता नहीं कितना है, शेयर कैपिटल क्रेडिट शेयर प्रीमियम क्रेडिट। यहां पे क्या लिखोगे? यहां पे क्या लिखोगे? कैश। यहां पे भी क्या लिखोगे? कैश। तो समझे हो? तो ये दोनों ही कैश का आना है। यहां पे कैपिटल में आप लिख दोगे कैश प्लस कैश इज इक्वल टू कैश, आप ही लिखोगे, क्योंकि बैलेंसिंग के अंदर मैंने सिर्फ एनसर्कल कर रहे हैं, फिगर्स आनी, बात समझे हो? उसने फिगर नहीं दी ना, तो बैलेंसिंग यही निकलेगा इंशाल्लाह, ठीक है? फिगर नहीं दी तो क्या हुआ, ये बताया उसने कि राइट इश्यू हुआ है, तो ठीक है, मतलब इश्यूएंस ऑफ शेयर कैपिटल है तो शेयर पैसे तो आने ही आने, ये एंट्री तो हुई है। अगर वो बोनस ना बताता, खुद सोचो, यहां पे ये 1000 ना आता तो बैलेंसिंग 1000 से बढ़ जाती, उसने इसीलिए कहा कि ये 1000 कैश वाले नहीं है, इसकी एंट्री कर लो, बकाया सब बैलेंस जो होगा वो कैश वाले होंगे। बात समझे हो? कितने बच्चों को नहीं समझ आई? पॉइंट बताएं, कहां से नहीं समझ आई? हैं क्या ठीक है ही जानना मुंडिया, कहां से? यहां से शुरू कर दूं? आखिरी एडजस्टमेंट डिविडेंड की क्लासेस ली हुई है, रिटेन्ड अर्निंग्स बनाया हुआ है। हाँ, तो अब आखिरी एडजस्टमेंट में बोनस इशू की समझ आ गई है, तो बेटा फिर कहो ना राइट इशू की बात, राइट इशू क्या है समझा दें, ठीक है? कुछ भी समझ नहीं आया का मतलब होता है तुम शुरू से जो बोल रहे हो तुम पता नहीं क्या बकवास कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, इसका मतलब ये होता है। कई बार आप लोगों को सवाल करना सिखाया है, आप लोगों को नहीं आ रहा सवाल करना, प्लीज बी स्पेसिफिक क्वेश्चन के अंदर। राइट इश्यू की अपने पास एंट्री लिखी है आपने, क्या एंट्री लिखी? कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट शेयर प्रीमियम क्रेडिट। याद आ रहा है? राइट इश्यू 3 स्टेप्स थे। पहले स्टेप में हम नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इशू निकालते थे, दूसरे में राइट शेयर्स निकालते थे, तीसरे में एंट्री करते थे। ये सब डाटा हमारे पास नहीं है, सब डाटा नहीं है, लेकिन एंट्री हमें पता लग गई, कैश आया है, कुछ शेयर कैपिटल में क्रेडिट हुआ, कुछ शेयर प्रीमियम में, ठीक है? अब वो एंट्री लिख ली है, जब इनको बैलेंस करेंगे तो यहां से भी कैश निकलेगा, यहां से भी कैश निकलेगा। ये सारा कैश कौन सा है? वो राइट इशू वाला ही है, बस वहां पे लिख देंगे, ठीक है? ओके, नेक्स्ट आ जाएगा बैलेंस
करना है बैलेंस तो कर ले, मैं तो कहता हूँ सवाल पूरा कर लेते हैं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर अ प्लांट कॉस्टिंग 9500 वॉज हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 5200 वॉज डिस्पोज्ड ऑफ फॉर 4800। आगे ना पढ़े, ऑफ विच से ना पढ़े, डिस्पोजल, डिस्पोजल, ठीक है जी। कितना एसेट अकाउंट क्रेडिट हुआ? 5200। फेंक दो कहां पे? डिस्पोजल में। 5200 डेबिट, ठीक है। बुक वैल्यू है, कैश की जरूरत, उसकी एक्यूमुलेशन की जरूरत नहीं है, कैश की जरूरत है हमें। ओके जी। वॉज डिस्पोज ऑफ फॉर, इधर देखो, वॉज डिस्पोज ऑफ फॉर 4800। अब इधर देखिए प्लीज, अगर अगली बात ना होती तो हम यहां पर लिखा करते थे कैश, और हमें नजर आ रहा है कि इस पे हमें लॉस आया। क्यों लॉस आया? क्यों लॉस आया? 52 वाली चीज 48 की बेची है तो लॉस ही आना, ठीक है। लेकिन अभी रुक जाओ, ये कैश यहाँ पे नहीं बनता। अब आगे पढ़ो, वो क्या कह रहा है। वो कहता है 4800 का बेचा है, ऑफ विच 1800 आर, ये सारा कैश तो आया ही नहीं, तो 4800 वहां लिख देने से गलती हो जाएगी। वहां तो सिर्फ कितना कैश फ्लो हुआ है? 3000। तो ऐसा कर लो ना, इसके ऊपर ही डिब्बा बना लो और इसको तोड़ के रख लो। आप यूं कर लो, आप कहो जी रिसीवेबल, एंट्री कर लेना, घर समझ आ जाएगी। रिसीवेबल है 1800, ठीक है, जनरल एंट्री कर लेना। एक्यूमुलेटेड एब्सेंट डेबिट नहीं है, चलो बुक वैल्यू से बनाना है आपने। कुछ कैश, कुछ रिसीवेबल, एसेट और बाकी गेन या लॉस, ठीक है। तो वही एंट्री कर लेना, समझ आ जाएगी। यहाँ पे अगर 4800 में से 1800 रिसीवेबल है तो फिर कैश तो सिर्फ 3000 ही रिसीव हुआ ना, ठीक है। तो इधर देखो, एडजस्टमेंट में आप ऐड बैक करोगे लॉस। लॉस सवाल में गिवन है या आपने निकाला है? आपने निकाला है। वर्किंग नंबर 9, ठीक है। कितना? 400। और इधर देखो, सेल प्रोसीड्स से परेशान होते हो तो कैश रिसीव्ड लिख लो। आप कहोगे सेल प्रोसीड मतलब जितने का बिका है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। बहरहाल कैश रिसीव्ड लिख लो, ये भी वर्किंग नंबर 9 पे रेफरेंस ले लो, वहीं पे निकाला हुआ है 3000 इनफ्लो। बात समझे हो? अब मसला ये है कि रिसीवेबल्स नजर आने चाहिए थे। आप आए बैलेंस शीट में, एसेट्स में, तो आपने देखा अदर रिसीवेबल्स नाम आ रहा है, पर वहां पर अलग से ये वाला 1800 नजर नहीं। तो समझ गए आप समझ गए कि ये जो अदर रिसीवेबल्स है ना, इनमें ये छुपा हुआ है। अदर रिसीवेबल्स में ये छुपा हुआ है। तो टोटल कितने गिवन थे? 2, 3 और हाँ जी, ओपनिंग में कोई रिसीवेबल नहीं था, क्लोजिंग में 1800, तभी इतनी औकात से बाहर हुए थे रिसीवेबल। हमने लेस कर दिया इसको। ये है रिसीवेबल फॉर, क्या बेचा है आपने? प्लांट, ठीक है। क्यों अलग कर लिया? नॉर्मल एक्टिविटी नहीं, ठीक है। हाँ जी, 585। अब इसका डिफरेंस देख लो, 215 से क्या हुआ है ये क्रेडिट, तो डेबिट कर दो 215, ठीक है जी। ये वर्किंग कौन सी की है अब हमने? ठीक हो गया, समझे हो? नई एडजस्टमेंट थी, मजा आया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट 3, डेप्रीसिएशन गिवन है कितनी? 7350। लो जी, मुफ्त का नंबर आ गया। यहाँ पे डेप्रीसिएशन ऐड करो 7350। समझ रहे हो? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 को तो लिखो ना इग्नोर, पॉइंट नंबर 5 के साथ तो लिखो ना इग्नोर, घर जाके पढ़ लेना। ये काटने नहीं होते पॉइंट, सिर्फ इग्नोर लिखना है।
सफ़ा इसी तरह मिटाया करें। जब मैं आपको बताऊंगा कि अल्टरनेटिव है तो हो सकता है आप कहें नहीं जी हमें दूसरा अल्टरनेटिव पसंद है, तो एडजस्टमेंट वो अलग नहीं थी, तो इग्नोर लिखा करें साथ बस जी। उसके बाद क्या है जनाब, फाइनेंशियल चार्जेस फॉर द ईयर अमाउंटेड टू, ओ फाइनेंशियल चार्जेस तो इंटरेस्ट एक्सपेंस को नहीं कहते। हाँ ओ, ओपनिंग भी हो सकता है, क्लोजिंग भी, कैश भी, एक्सपेंस भी। चेक करते हैं, फाइनेंशियल चार्जेस फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 1100, ये पेड है, पेड है। फॉर द ईयर चार्जेस अमाउंटेड टू, फॉर द ईयर चार्जेस अमाउंटेड टू, एक्सपेंस बता रहा है बेचारा खुद से 1100 है जी। अच्छा आगे कहता है एक्रूड फाइनेंशियल चार्जेस, भाई चार्जेस कहते हैं एक्सपेंस को, और एक्रूड का लफ्ज एक्सपेंस के साथ लगे तो पेएबल है रिसीवेबल है, यानी इंटरेस्ट पेएबल। लो सवाल में ये बता रहा है खुद, कुछ कैलकुलेट नहीं करना, कह रहा है इंटरेस्ट पेएबल ऑन 31 दिसंबर 17 इज 112 एंड 31 दिसंबर 16 इज, लो ये सवाल था 112 48 कैश 1036 अच्छा 112 और ये अच्छा ये सही है। जवाब कहां से देख रहे हो? क्या समझ 1036 इंटरेस्ट पेड है, इधर देखो 1036 वर्किंग का रेफरेंस दे लेना, और इंटरेस्ट एक्सपेंस यहां पर एड बैक कर दोगे 1100, ये गिवन था सवाल। लेकिन एक और मसला आ गया, ये सवाल ना एक नेक्स्ट लेवल पे था इस छोटी एडजस्टमेंट में, एक और मसला आ गया, अगर इंटरेस्ट पेबल है तो कितने है, ट्रेड पेबल में तो हो ही नहीं सकता ना, अगर उसने अलग दूसरे अदर लिखे हुए देखें, उसने छुपा दिया था इनको, जैसे ये रिसीवेबल नहीं नजर आ रहा था। जब इंटरेस्ट पेबल सामने आया तो आपने कहा अगर इंटरेस्ट पेबल है तो बैलेंस शीट का फेस पे भी हो, जब बैलेंस शीट का फेस जाके देखते हैं तो उसके ऊपर नजर, तो फिर वो शेयर कैपिटल या शेयर प्रीमियम में तो छुपा हो नहीं सकता, रिटेन्ड अर्निंग में तो पड़ा हो नहीं सकता, फिर नॉर्म क्या है वो एक्रूअल इन अदर पेबल्स में ही पड़ा होगा, तो फिर उसको भी आपने ऐसे ही एडजस्ट करना है। बैलेंस शीट वाले एक्रूअल लेंगे, ठीक है, उसमें से 48 और 112 कल की तरह माइनस करेंगे, जो रिमेनिंग होगा उसका डिफरेंस वहां पे लेकर चले जाएंगे। ओके, सेम कल वाली एडजस्टमेंट है, और बोलो अब इधर देखो, यहां से कैश बैलेंसिंग आएगा, यहां से भी कैश, यहां पे 1400 है, पिछली क्लास में बताया बच्चों ने, चेक करें, और यहां पे ये नजर आ रहा है, मतलब बड़ी सादा सी बात है, 10 वाला शेयर 20 में बेचा हो, तभी तो डबल एक जितना प्रीमियम, और 2800 आ गया ना, एंट्री बनी कैश डेबिट 2800, शेयर कैपिटल इधर देखो, यहां पे आप क्या लिखोगे 1420, क्या मतलब आपने 10 रुपए वाला शेयर 20 में बेचा है, तभी तो शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम बराबर अमाउंट आ रही है, ठीक है। एंट्री जो लिखी थी उसके आगे लिख सकते हैं 2800 कैश, 1400 शेयर कैपिटल, 1400 शेयर प्रीमियम, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी इधर देखें, इसको चेक करें, ये भाई साहब बैलेंस हो रहे हैं, लेजर यही तो 2-3 तो कर दिए मैंने बैलेंस, ये भी बैलेंस हो गया, क्या इधर तो फिर सरप्लस कैन वाले हो, अगर उधर नहीं डेबिट क्रेडिट बोलो ना, उधर मुझे वहां से, मैं यहां से बोलूं ना इधर, तो आप देख के बता सकते हैं, आप मुझे क्या बता तुमको उधर या इधर किसको कह रहे, मैं कहूँ इधर में नहीं, ये हमारा इधर है, हमारा उधर वो है 4000। सुनो, हर रोज ट्रांसफर ही नहीं होता, अगर ट्रांसफर है तो ट्रांसफर की एंट्री बनती है रिवेंज सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, ये क्रेडिट तो नहीं, तो डेबिट है, तो डेबिट फिर क्या होगा भाई, अगर आपने डिविडेंड बोनस दिया है तो डिविडेंड कैश में नहीं दे सकते, बोलो कैश डिविडेंड नहीं दे सकते, आप यूं लिखो कैश डिविडेंड, ये बैलेंसिंग निकला। अब अगर डिविडेंड पेएबल होता तो ये वहां जाता, लेकिन डिविडेंड पेएबल नहीं है तो ये यहां आ जाए, बात समझे हो, मजे का सवाल, मजे का सवाल। आए कुछ नहीं है, 4000
एसेट डेबिट, इधर देखो सरप्लस क्रेडिट, ठीक है। अब उसके बाद आपने इसमें से बैलेंसिंग फिगर कैश की निकालनी है। ये रिवैल्यूएशन सरप्लस अलग से लिखकर कहा था, यहां से लोन रीपे हो रहा है, ये हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। लिख देता हूं कि ये भी मैंने करवा दिया। पास पेपर जादू हो गया। स्टूडेंट वन बाय वन, किधर बेटा? बेटा बोनस में शेयर्स देकर बेचते हैं, कैश देकर नहीं बेचते। तो शेयर्स दे दिए हैं ना, शेयर कैपिटल बढ़ तो गया, उसके अगेंस्ट कैश नहीं है जी। हाँ, रिटेन अर्निंग में 4000 है, आगे नहीं समझ आया? हाँ बेटा, रिटेन अर्निंग में डेबिट क्या हो सकता है? डिविडेंड ही हो सकता है। उसके अलावा क्या हो सकता है? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व हो सकता है। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व तो एक एबनॉर्मल चीज है, बोनस शेयर तो एबनॉर्मल चीज है। नॉर्मली कैश डिविडेंड ही हो सकता है। जब चुप है तो जैसे यहाँ पे बैलेंसिंग डेबिट ले लेते थे, कुछ और नहीं लेते थे, ऐसे ही वहां पे डिविडेंड।